आज हम बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। सो सबसे पहले देखते हैं कि रीजनरेशन क्या होती है। सो रीजनरेशन जो है इट इज़ रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि जन्म के बाद डेवलपमेंट का दोबारा से शुरू हो जाना। सपोज किसी का कोई ऑर्गन कट गया किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसका दोबारा से ग्रो करके और वापस वो ऑर्गन बना देना इज रीजनरेशन। सो 4 मोड है रीजनरेशन के। पहला है स्टेम सेल मीडिएटेड, दूसरा एपीमॉर्फोसिस, तीसरा मॉर्फोलेक्सिस और चौथा है कंपेंसेटरी रीजनरेशन। पहले हम बात करेंगे स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन की। इस केस में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेम सेल होते हैं जो कि लोस्ट पार्ट को फिर से बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हेयर फॉलिकल्स यदि फट जाते हैं तो दोबारा से उसका ग्रो कर जाना इज स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। ऐसे ही हमारे बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से कंटिन्यूसली हमारे ब्लड सेल्स बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन आवर बोन मैरो is also an example of regeneration, stem cell mediated regeneration. Also it is well studied in planaria flatworm. दूसरी तरह की रीजनरेशन है, दूसरा मोड है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस के केस में क्या होता है कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म का लिम्ब कट जाता है, हाथ या पैर कट गया, तो वहाँ पर उस वुंड के नीचे बहुत सारे जितने भी अलग अलग तरह के सेल्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन बनाया हुआ है, वो डी डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और वो एक स्टेम सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं और उसके बाद फिर जब साइज बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है स्टेम सेल्स का, तो फिर से वो रीडिफ्रेंशिएट करके और पर्टिकुलर तरह के टिश्यूज बना देते हैं और एक नया वापस से वो खोया हुआ ऑर्गन बन जाता है। एपीमॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है एम्फीबियंस के लिम्ब में रीजनरेशन। तीसरी तरह की रीजनरेशन है मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस के केस में कोई नई ग्रोथ नहीं होती या फिर बहुत कम नई ग्रोथ होती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन लॉस्ट होने के बाद, किसी ऑर्गन के कट जाने के बाद जो भी टिश्यू बचा वो दोबारा से अरेंज हो जाता है, रीपैटर्न हो जाता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है, लेकिन अब उसका साइज पहले से कम होगा क्योंकि उसका कुछ पार्ट कट के अलग हो चुका है। एग्जाम्पल है हाइड्रा। एक हाइड्रा को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ के भी यदि वापस उनको मिला दें तो वापस फिर से वो हाइड्रा रीअरेंज हो जाती है। और चौथी तरह का मोड है रीजनरेशन का कंपेंसेटरी रीजनरेशन। इन केस ऑफ कंपेंसेटरी रीजनरेशन यहाँ पर डी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ना ही रीडिफ्रेंशिएशन होता है। इस केस में क्या होगा, जो पहले से सेल बचे हुए हैं आफ्टर लॉस ऑफ दैट ऑर्गन, अब उस ऑर्गन में जितने भी सेल बच गए वो अपना डिफ्रेंशिएटेड कैरेक्टर लूज किए बिना वो डिवाइड करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और जो लॉस हो गया जितने पार्ट का उसको कंपेंसेट कर देंगे, उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे उस जगह को। इसका एग्जाम्पल है मैमल्स का लिवर। सो दीज आर द 4 मोड्स ऑफ रीजनरेशन। स्टेम सेल mediated regeneration in which stem cells divide and form particular type of tissues and organs. In case of epimorphosis, the differentiated cells undergo de-differentiation, then they populate, they divide by mitosis after losing their identity, and again they become redifferentiated. It is epimorphosis. उसके बाद morpholepsis, it is repatterning of existing tissue after loss of some organ. और compensatory regeneration, इस केस में differentiated cells अपनी आइडेंटिटी खोए बिना वो डिवाइड करने लगते हैं और lost पार्ट को फिर से बना देते हैं, लेकिन अपनी ही तरह का वो सेल बनाएंगे, कोई दूसरी तरह का सेल वो नहीं बना सकते। तो ये है 4 मोड्स रीजनरेशन के। अब स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, जिसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में इसकी काफ़ी स्टडी की गई है और सन 1700 से हम जानते हैं कि एक प्लेनेरिया को यदि बीचों बीच से काट दिया जाए तो उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो टेल रीजनरेट कर देगा और उसका जो पोस्टीरियर हाफ है उससे हेड रीजनरेट हो जाता है। और इसके पीछे वो स्टेम सेल्स होते हैं जो स्टेम सेल जनरली इसके बॉडी को रिपेयर करने में और एज्ड टिश्यू को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं, वही सेल्स इसमें रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। सन 1905 में टॉमस हंट मॉर्गन और सीएम चाइल्ड ने क्या किया, इन्होंने प्लेनेरिया पे एक्सपेरिमेंट्स की, बहुत सारे एक्सटेंसिव इन्होंने स्टडी की। ये वही टॉमस हंट मॉर्गन है जिन्होंने ड्रोसोफिला पे बहुत सारा काम किया है, इनकी ड्रोसोफिला लैब को हर कोई जानता है। और उससे पहले ड्रोसोफिला पे काम करने से पहले ये क्या करते थे, इन 1905 ये क्या कर रहे थे, ये प्लेनेरिया पे रिसर्च कर रहे थे, रीजनरेशन पे, और ये अपने प्लेनेरिया को ड्रोसोफिला खिलाते थे, ड्रोसोफिला के लार्वा को फीड की तरह यूज करते थे। और कई बार ये इस प्लेनेरिया के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टेन करने के लिए ड्रोसोफिला की आंखें क्रश करके खिलाते थे, रेड कलर की उसकी आईज। यही टॉमस हंट मॉर्गन है, इन्होंने काफ़ी काम किया है प्लेनेरिया पे। तो इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में काटने की बजाय इसको 3 पार्ट्स में काट दिया। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हेड है उसमें टेल ग्रो हो जाती है, जो टेल रीजन है अगेन वो पहले वाले केस की तरह वो हेड जनरेट कर देगा। और ये जो मिड सेक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें एंटीरियर साइड पे हेड जनरेट हो जाएगा, इसके पोस्टीरियर साइड पे टेल जनरेट हो जाएगी। और हमेशा ऐसा ही होगा कि जहाँ पर जिस साइड हेड था अब वहीं पर हेड रीजनरेट होगा और जिस रीजन में टेल थी उसी साइड टेल रीजनरेट होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि इस साइड एंटीरियर साइड पे टेल जनरेट हो जाए और पोस्टीरियर साइड पे हेड जनरेट हो जाए। एवरी टाइम द पोलैरिटी इज मेंटेन्ड इन केस ऑफ दिस मिडल सेक्शन और मिडल सेगमेंट।
इतना ही नहीं, अगर ये जो मीडियल सेगमेंट है बीच वाला, अगर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो, एकदम ये स्लाइस हो, तब क्या होगा, उस केस में इसमें एबनॉर्मल रीजनरेशन होगी, इसमें दोनों तरफ हेड जनरेट हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे मॉर्गन और चाइल्ड ने ऐसा माना कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर कोई ग्रेडियंट एस्टेब्लिश है जो कि ये डिफाइन करता है कि किस साइड हेड होगा और किस साइड टेल होगा। लेकिन जब बहुत ही थिन सेक्शन किया जाता है तो ग्रेडियंट में समझ नहीं पाता ये सेक्शन की ग्रेडियंट किधर ज़्यादा है किधर कम है उस मॉलिक्यूल का। वो कौन सा मॉलिक्यूल है हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, अब वागनर और उसके दोस्तों ने, कोलीग्स ने, सहकर्मियों ने स्टडी किया फिर से इसी पे, प्लेनेरिया पे, और इन्होंने पाया कि प्लेनेरिया का जो रीजनरेशन ब्लास्टीमा है, ये क्लीव करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो वुंड हो जाता है, उस वुंड पे एक सबसे पहले क्या होगा, एपिडर्मिस आके और एक लेयर बना देती है और उसके नीचे कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। उस रीजन को बोलते हैं ब्लास्टीमा, वुंड ब्लास्टीमा या रीजनरेशन ब्लास्टीमा। सो वागनर और कोलीग्स ने पाया कि इस रीजनरेशन ब्लास्टीमा में जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट सेल्स हैं। ये वे सेल हैं जो जनरली इसके एज्ड टिश्यू को रिप्लेस करने में और इसकी बॉडी को रिपेयर करने में काम करते हैं, और यही वो सेल हैं जो रीजनरेशन में भी काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, वागनर ने और इसके दोस्तों ने, साथियों ने, इन्होंने 1750 रेडिएशन, RAD रेडिएशन की ये कोई यूनिट है, इतनी रेडिएशन दी कुछ बहुत सारे प्लेनेरिया को इकट्ठा करके। उसके बाद इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल्स जो थे वो मर गए, डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इन्हीं में से कुछ प्लेनेरिया ऐसे बचे जिनमें एक आधा कोई सिंगल क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल बच गया, और वो वाले प्लेनेरिया जिनमें वो सेल बच गए थे वो सर्वाइव कर गए, वो बच गए, और जिनमें ये सेल नहीं बचे थे वो मर गए क्योंकि वो रीजनरेट नहीं कर पाए। अब इसके बाद उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी रेडिएशन की। जब 6000 रेडिएशन दी गई, 6000 रेड RAD रेडिएशन दी गई प्लेनेरिया को, तो उससे क्या हुआ, सब के सब क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट मारे गए, सब सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए। ये जो रेडिएशन है ये ज़्यादा अफेक्ट करती है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को, स्टेम सेल्स को, और जनरल सोमेटिक सेल्स को ये कम अफेक्ट करती है, और इसी बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल के आधार पर रेडियोथेरेपी की जाती है कैंसर के पेशेंट्स को, क्योंकि कैंसर सेल जो है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इसलिए वो जल्दी अफेक्ट होते हैं रेडिएशन से। सो 6000 रेडिएशन जब दी गई तो क्या हुआ, प्लेनेरिया मारे गए क्योंकि उनके सभी क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल्स मर चुके थे। अब ऐसे एक प्लेनेरिया को पकड़ा गया that is deprived of any क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल, और उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया एक क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल किसी दूसरे हेल्दी प्लेनेरिया से। तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द केसेस में से, ऐसा नहीं कि सबके सब सर्वाइव किए हों, लेकिन कुछ सर्वाइव किए, और सर्वाइव ही नहीं किए वो उसके बाद वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं और डिवाइड करते हैं, और ये जो प्लेनेरिया होंगे इनकी एंटायर बॉडी जो है ये इसी क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल से बनी होगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल हैं इनकी आइडेंटिटी इनको कैसे मिलती है। तो हर एक क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल में एक्सप्रेस करती है एक जीन, दैट इज SMAD1 जीन एक्सप्रेस करती है, और ये एक आइडेंटिटी मार्कर की तरह काम करती है। यदि आपको पता लगाना है कि प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर कौन सा सेल क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि ये वाला प्रोटीन है या नहीं है। ये है तो फिर वो है क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल। अब ये जो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेल्स एक जैसे ही हैं, सारे के सारे न्यूब्लास्ट सेल एक जैसे ही हैं, इनकी दो तरह की स्ट्रेन्स पाई गई हैं। एक है सिग्मा न्यूब्लास्ट सेल्स और दूसरे हैं जीटा न्यूब्लास्ट सेल्स। सिग्मा न्यूब्लास्ट सेल्स जो हैं इनमें SOX-P2 का एक्सप्रेशन होता है, जबकि जीटा न्यूब्लास्ट सेल्स में ZFP1 जीन का एक्सप्रेशन होता है। सिग्मा न्यूब्लास्ट सेल्स ये वैरायटी ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ब्रेन के टिश्यू बनाते हैं, इंटेस्टाइन बनाते हैं, मसल्स, एक्सक्रीटरी सेल्स, फेरिंग्स, आइज। इतना ही नहीं, ये ही सेल, सिग्मा न्यूब्लास्ट सेल ही जीटा सेल भी बनाते हैं, इनके प्रोजेनिटर को ये बनाते हैं, और जीटा सेल जब बन जाएगा उसके बाद फिर एपिडर्मल सेल टाइप्स बनते हैं। यदि ZFP1 को नॉकआउट कर दिया जाए प्लेनेरिया से तो एपिडर्मल सेल्स नहीं बनेंगे, अगर उसका हेड एम्पुटेट कर दिया जाए तो। प्लेनेरिया का हेड काट दिया, अब क्या होगा, अब केवल हेड तो बन जाएगा पर उसकी एपिडर्मिस नहीं बनेगी। ओके, सो अब जैसा कि मॉर्गन ने देखा था, मॉर्गन और चाइल्ड ने, उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने पाया एक थिन सेक्शन दोनों तरफ हेड जनरेट हो जाता है, तब उन्होंने पोस्टुलेट दिया था कि कोई ग्रेडियंट है जो हेड से टेल की तरफ फैला हुआ है। जब सेक्शन बहुत ही थिन होगा तो वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको पहचान नहीं पाएगा ये सेक्शन, मीडियल सेगमेंट, और दोनों तरफ ये हेड बना देगा। तो ये जो पोलैरिटी हेड टू टेल की ये कैसे डिटरमिन होती है, तो इसके पीछे जो उत्तरदायी है वो मॉलिक्यूल है बीटा कैटेनिन। हाइड्रा की यदि बात करें तो हाइड्रा में हेड रीजन में बीटा कैटेनिन ज़्यादा एक्सप्रेस होता है और उसका ग्रेडियंट बनता है हेड टू टेल, ये पॉजिटिवली काम करता है हाइड्रा में, जबकि इन केस ऑफ प्लेनेरिया इसके टेल रीजन में बीटा कैटेनिन का ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है, और ये विंट मीडिएटेड होता है, विंगलेस इंटीग्रेटेड विंट।
अब ये जो पोलैरिटी है ये टेल की फॉर्मेशन को तो प्रमोट करती ही है, ये हेड की फॉर्मेशन को दबाती भी है, सप्रेस करती है हेड की फॉर्मेशन को। अब ऐसा नहीं कि सब के सब फ्लैट वर्म्स में हाई रिजोनेशन पावर होती है, प्लेनेरिया में है, ठीक बात है। इसकी कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि क्रोकोटाइला और डेंड्रोसीलम लैक्टियम, इनमें रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है। तो ये एक अच्छा अवसर है स्टडी करने का कि कौन कौन से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं ड्यूरिंग रीजनरेशन, जब कंपेयर किया जाए एक रीजनरेशन कॉम्पिटेंट स्पीसीज को एक रीजनरेशन डेफिशिएंट स्पीसीज से। दोनों में देखा जाएगा कि डिकैपिटेट करने पर, उसका हेड काटने पर उसके ब्लास्टिमा में क्या क्या एक्सप्रेस हो रहा है, उनको कंपेयर किया गया तो पता चला कि जो नॉन कॉम्पिटेंट स्पीसीज हैं, नॉन रीजनरेटिव स्पीसीज, उनमें इस एंटीरियर साइड पे ब्लास्टिमा में यहाँ पर इस रीजन में बहुत ज़्यादा बीटा कैटेनिन का एक्यूमुलेशन होता है। और ये कैसे पता चला, यहाँ पर बहुत सारी जीन्स अप रेगुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पता चला कि यहाँ पर बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है। अब उन स्पीसीज में जो रीजनरेट नहीं कर पाती, उनमें यदि इस बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर दिया जाए तो बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग को इनहिबिट कर दिया जाए तो नॉर्मल रीजनरेशन हो जाएगी, हेड फॉर्मेशन होगी। और इनकी उपस्थिति में नॉर्मली इन स्पीसीज में बीटा कैटेनिन एंटीरियर ब्लास्टिमा में एक्सप्रेस होगा तो जनरेशन नहीं होगी, रीजनरेशन नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटली यदि इन नॉन रीजनरेटिव स्पीसीज में विंट को इनहिबिट कर दिया जाए, बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर दिया जाए, एक्यूमुलेट होने से रोक दिया जाए तो इनमें रीजनरेशन हो जाती है। अब ये तो हमने बात की थी उन स्पीसीज की जिनमें रीजनरेशन नहीं होती, जो रीजनरेशन डेफिशिएंट होते हैं, कॉम्पिटेंट नहीं होते। अब एक कॉम्पिटेंट स्पीसीज की यदि बात करें प्लेनेरिया की, तो उसके केस में क्या होगा, यदि इसको सेक्शन को काट दिया जाए, इसको काट दिया हमने बीच में से, और उसके बाद इसके पोस्टीरियर फेसिंग रीजन में, इस ब्लास्टिमा में यहाँ पर बीटा कैटेनिन के एक्सप्रेशन को, एक्यूमुलेशन को इनहिबिट कर दिया जाए तो नॉर्मल केस में तो क्या होता है, यहाँ पर टेल जनरेट हो जाती। लेकिन यदि विंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग को हमने इनहिबिट कर दिया तो यहाँ पर हेड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट केस में, इस केस में अगर एक नॉन रीजनरेटिंग स्पीसीज है, उस स्पीसीज में बीटा कैटेनिन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म में हर तरफ पूरी जो उसकी बॉडी है वो हेड बन जाएगी और उसकी पेरिफेरी पे आँखें, बहुत सारी आँखें होंगी उसकी पेरिफेरी पे। नॉन रीजनरेटिंग स्पीसीज से यदि विंट सिग्नलिंग बीटा कैटेनिन को एलिमिनेट कर दिया जाए तो वो एंटायर बॉडी उसकी हेड बन जाएगी, उसके पेरिफेरी पे आइज जनरेट हो जाएंगी। चलिए अब टेल रीजन में तो हमने बात की कि यहाँ पर बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेशन होता है टेल रीजन में, विंड सिग्नलिंग के थ्रू बीटा कैटेनिन का एक्यूमुलेशन होता है। एंटीरियर रीजन में क्या होता है, तो एंटीरियर रीजन में यहाँ पर नोटम का एक्सप्रेशन होता है और ये जो नोटम है ये विंड का इनहिबिटर है और ये इसके हेड के एपेक्स में नोटम एक्सप्रेस होता है। अगर इस नोटम के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया जाए तो उसके बाद इसको क्लीव किया जाए, काट दिया जाए बीच में से, तो इस पोस्टीरियर हाफ में इसके एंटीरियर साइड पे क्या होगा, टेल जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये थी स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एपिमॉर्फोसिस की, एपिमॉर्फोसिस इन सेलेमेंडर्स।